चलो देखो, राउल्ट का नियम इधर देख लो, सुनो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पहले तो ये समझो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कह रहा है। कहता विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ये है स्मॉल एन, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, ये संपूर्ण मोल हो गए नीचे। विलयन में विलेय और विलायक से विलयन बनता है, तो ये विलेय के मोल हो गए, ये विलायक के मोल हो गए, तो बन गया संपूर्ण अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, है ना। संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के ये क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे समझना है, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इतने पूरे को कह रहा है। सुन लो क्या कह रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इतने पूरे को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कह रहा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को, अब ये क्या है, ये अनुपात है, के अनुपात के ये क्या होता है, बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के ये बराबर होता है। बात समझ में आई? एक मिनट सुनो, इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मोल प्रभाज, ये पढ़ चुके हैं, तो ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या हम ऐसे लिखते थे एन ए, तो लिख लिया एन ए प्लस एन बी, मतलब कहने का मतलब है स्मॉल एन रखे। सुन लो यहाँ पे, ये जरूरी नहीं, हमने यहाँ कैपिटल एन इसलिए बना दिया है कि अगर एक, सुन लो, एक विलेय हो और दूसरा विलायक हो तो हमें बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे तीन तीन हो जाए अगर कहीं, ए बी सी डी, चार भी हो सकते हैं, आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे नीचे फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सब आ जाएंगे, उसे ऊपर कर लेंगे। इसीलिए उस समय जब हम न्यूमेरिकल पढ़ाए आपको बतनी और मोल प्रभाज की जब परिभाषा बताई, तब भी हमने ऐसा नहीं किया। आ रही ना बात समझ में? सिर्फ ये एक विलेय और एक विलायक के लिए तो ये लागू होगा। अगर जब दो से अधिक हो जाएंगे, जब विलयन दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, विलेय और विलायक सिर्फ दो कंपोनेंट से, तब तो ये नियम लागू होगा, ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन जब तीन कंपोनेंट होंगे तब फिर यहाँ किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? पहले को हमने स्मॉल एन से प्रदर्शित कर दिया, दूसरे को फिर किससे, कैपिटल एन से, फिर तीसरे को किससे प्रदर्शित करेंगे। इसलिए वहां पे इसका कोई रूल नहीं है कि नहीं आप कैपिटल एन बनाओ या स्मॉल एन बनाओ, इसमें सिर्फ स्मॉल एन बनाते रहो तो ये मोलों की संख्या है। कैपिटल एन मोलों की संख्या का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए ऐसा लिख लेते हैं। तो सुनिए, यहां पे देखो बेटा, गौर करो, बातें नहीं करो। यहाँ पे जब हम तुम्हें न्यूमेरिकल लगवा रहे थे तो एक एक विलेय हुआ करता था, इधर देखो, जैसे स्मॉल एन ए विलेय है, ये स्मॉल एन ए विलेय है, तो ये बी ये विलायक है, तो हम ऐसे लिख लेते थे। लेकिन अब हम इसी को यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एक विलेय एक विलायक कैपिटल एन। तो सुनो, बतियाओ नहीं बेटा, तो इसकी परिभाषा दूसरी भी बन जाएगी। देखो ये जो तुम देख रहे हो, ये स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये है मोल प्रभाज के बराबर। तो इसकी परिभाषा और छोटी बन सकती, बिल्कुल छोटी सी। देखो कैसे, बातें नहीं करो। कहेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये भी लिखोगे तब भी ये परिभाषा सही होगी। क्यों? अब आप देखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट,
बराबर ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये है। आ रही बात समझ में? सुन लो, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मोल प्रभाज। ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कह सकते हो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, तब भी यही परिभाषा रहेगी। अब सुनिए, बातें नहीं करो, एक परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के ये बराबर होता है। तो बात तो वही है। तो इसकी हमने परिभाषा कैसे बताई थी मोल प्रभाज की? कहता था किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के ये क्या होता था? बराबर होता है। इसकी परिभाषा ऐसे बताई थी। देखो यहाँ पे लिखा है मोल प्रभाज की परिभाषा, देखो कैसे। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को यानी क्या कहते हैं? विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। या अगर विलायक का लिखना चाहो तो कैपिटल एन को ऊपर कर दो। विलेय या विलायक एक सूत्र ऐसे नहीं लिखवाया था, दो लिखे थे। ये विलायक, एक लिखा था विलेय के लिए और एक लिखा था विलायक के लिए, याद है? तब एक ये ऊपर कर दिया तो स्मॉल एन और प्लस स्मॉल एन, मतलब विलायक का जब हमें मोल प्रभाज निकालना होगा तो इसे ऊपर कर लेंगे और जब विलेय का निकालना तो इसे ऊपर कर लेते हैं। तब हमने ऐसे परिभाषा बताई थी। एक मिनट सुनिए, फिर से देखो। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या ऐसे बताई थी, और कहता विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। आ रही बात समझ? ऐसे बताई थी परिभाषा, इस तरह लिखी थी। तो यहाँ पे हम इसको भी जीटा से और जीटा से इसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे जीटा लिख दिया। तो सिंपल है परिभाषा की नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जो स्मॉल एन है, ये कैपिटल एन है, ये सब क्या है? मोलों की संख्या है। नीचे विलेय और विलायक के मोलों की संख्या है, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या है, और ये तुम्हारा क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आप देखो, फिर एक बार देख लो, सुनो, इधर देखो, बातें नहीं करो, समझना है। वो कहता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के ये क्या होता है? बराबर होता है। अथवा में एक परिभाषा और लिख सकते हो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। वो छोटी परिभाषा बन जाएगी, लेकिन मोल प्रभाज की अगर परिभाषा लिखेंगे तो ये डेरिवेशन करके ये फार्मूला हम नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ देखो, स्मॉल एन बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो देखो वही लिखा W/M, समझा चुके हैं तुमको। अब यहाँ देखो कैपिटल एन, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल W क्या है? विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है? विलायक का अणुभार। ये दोनों चीज जानते हो। ये भी, ये विलेय के मोलों की संख्या, ये विलायक के मोलों की संख्या। अब इधर देखो, इस n का मान यहाँ रखो, देखो तो W/M इस सूत्र में रखते हैं। फिर देखो ये W/M, नीचे कैपिटल W/कैपिटल M, यानी ये n की जगह ये रख रहे हैं, तो ये फार्मूला बन गया। एक मिनट, अब यहाँ पे सुनो जरा से गौर करके। वो कहता है यहाँ पे तन विलयनों के लिए n का मान बहुत कम होता। यहाँ पर आप देख लो थोड़ी सी घटना, तुम्हें लगेगा सर जी आप कह रहे थे n का मान बहुत कम है और आपने ऊपर वाला n नहीं छोड़ा, नीचे वाले को क्यों छोड़ दिया? इधर देखिए, नीचे वाले को ये वाला छोड़ देने पर हमें फार्मूला ये मिल रहा है, देखो, लेकिन ऊपर वाला क्यों नहीं छोड़ा? सुनो, जब विलेय, सुन लीजिए, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, गौर करें, बातें नहीं करो, 1 लीटर पानी है और उसमें से मतलब 5 दाने शक्कर के ले लें,
सुन लो, 5 दाने शक्कर के ले लें, 1 ग्राम शक्कर ले लें, 1 लीटर पानी में घोल दें और पानी को चेक करें, क्या शक्कर की मात्रा तुम्हें महसूस होगी? यानी 1 लीटर के सामने 1 ग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा हो गई, वो हो गया तनु विलयन। क्या हो गया? तनु विलयन। और ये तनु विलयन पर ही नियम लागू होते हैं, समझ लो पहले, ये भी अभी लिखाए जाएंगे इनकी भी सीमाएं। तो सुनो, जब ये विलयन में होगा तो यन का मान, इधर सुनो, बात नहीं करो, तो यन का मान ना के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हमें महसूस नहीं हो रही शक्कर विलयन में, इसका मतलब है इसी को हम नीचे छोड़ेंगे। नीचे क्या है? विलयन, और ऊपर क्या है? विलय। अगर तुमको 1 ग्राम शक्कर प्योर दी जाए, प्योर शक्कर, और 1 ग्राम क्या, 1 ग्राम से कम भी हो, एक छोटा सा दाना वो भी शक्कर का दिया जाए, अब कहें कि बेटा मुंह में रखो जरा, तो तुम तुरंत कहोगे मीठा लग रहा है। इसका मतलब है इसकी तो वैल्यू है ऊपर वाले यन की। बात समझ में आई? क्योंकि वो अलग है विलय, बिल्कुल उस समय पानी में मिक्स नहीं है, और जब पानी में मिक्स हो गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक है। तो इसलिए उसको हम क्या मान लेते हैं? नगण्य, यानी ना के बराबर। अर्थात हम विलयन के यन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इधर सुनो, जब हम बतियाओ नहीं, ये हमने स्मॉल एन की जगह रखा था, तो स्मॉल एन को हमने क्या किया? छोड़ दिया। तन विलयनों में इसको क्या किया हमने? छोड़ दिया इसे, है ना। जब छोड़ दिया तो क्या बचा? स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। अब देखो, ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो ये एम ऊपर चला गया तो डब्ल्यू इंटू एम, ये कैपिटल डब्ल्यू, ये एम नीचे आ गया, तो ये ऐसा सूत्र बन जाता है। अब इस फार्मूले से सुन लो, इस फार्मूले से तुम्हारे न्यूमेरिकल लगेंगे, सुन लो। अब यहां देख लो, पी नॉट क्या है? देखो, विलायक का वाष्प दाब, सवाल में ये दिए जाएंगे, सुन लो पहले अच्छी तरह से। पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। देखो, पी नॉट ये विलायक का वाष्प दाब, अर्थात पानी का वाष्प दाब, ज्यादातर पानी ही दिया जाएगा। और पानी में जब आप कोई पदार्थ घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो फिर विलयन का वाष्प दाब ये है पीएस, और ये तुम्हारा क्या है? विलायक का वाष्प दाब, वो भी है। अब इधर देखो, स्मॉल डब्ल्यू ये विलय का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान, ये पानी का भार होगा, और जो इस पानी में घोला गया होगा वो स्मॉल डब्ल्यू का भार होगा। आ रही बात समझ? आप देखो, तो ये स्मॉल एम विलय अगर पानी में घोला गया तो पानी का अणुभार, अगर कोई शक्कर घोली गई तो शक्कर का कैपिटल एम अणुभार होगा। बात समझ में आ रही? अब ये तुम्हें परिभाषा समझ में आई कि नहीं है? डेरिवेशन भी समझ में आया कि नहीं? दोनों चीजें ठीक है ना? अब आप देख लो, फिर एक बार समझ सकते हो। कहता वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? जहां एन बराबर क्या है? स्मॉल डब्ल्यू अपान एम, कैपिटल एन बराबर क्या है? कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, है ना। अब ये मान, दोनों के मान, इस एन का मान इस सूत्र में रख दिया गया, तो आपका ये फार्मूला बन गया। फिर कहता है तन विलयनों के लिए, ये तन विलयनों के लिए ही नियम लागू होगा। कहता तन विलयनों के लिए यन का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? बहुत कम होता है, इसलिए इसे छोड़ने पर, आई ना बात समझ में? इसका मान विलयन में बहुत कम होता है, इसलिए इसे छोड़ने पर, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो खुद ही ये सूत्र बन गया, देखो यही दिखा यहाँ पे। आ रही ना बात समझ? आप एक सॉल्व करोगे तो ये खुद ही ऊपर नीचे होकर के सही हो जाएगा अपना, देखो ठीक, जानते हो इतना सब। अब आप नोट कर लो इसे। चलो देखो बेटा, अब सुनो,
इसी से रिलेटिव, अब यहां ध्यान दे दो एक बार फिर, अब बार बार नहीं बताया जाएगा। सुनो, ये फार्मूला होगा और सवाल में तुमको ये सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। कौन क्या है अभी गौर से देख लो, एक सवाल है चालू होगा। देखो ये 5 सवाल हैं तुम्हारे, आ रही ना बात समझ। अब आगे देखो, एक एक पढ़ना है। इधर देख लो, तुम्हें सवाल में पहले सबसे पहले फार्मूला देखो, सुन लो, जो हमारा ट्रिक है वो देखो। पहले क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, है ना, क्या है, स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। अब देखो सुनो, ये क्या है, पी नॉट क्या है बताओ, विलायक का वाष्प दाब। अब मैं ढूंढो विलायक का वाष्प दाब कहाँ है। देखो कहता किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, कितने बार, या तो देखो बार देगा, एमएम में देगा, एमएमएचजी, या तो वायुमंडल। देखो दोनों के यहां पे ध्यान रखना, ये 2 वाष्प दाब हैं, एक विलायक का एक विलयन का, और दोनों के वाष्प दाब का मात्रक एक होना चाहिए। अगर ऊपर बार में है तो नीचे भी बार में हो, अगर ऐसा नहीं है तो दोनों के मात्रक सेम बनाने पड़ेंगे, तभी यहां रख पाएंगे आप। अगर यहाँ एमएमएचजी हो तो यहाँ भी एमएमएचजी होना चाहिए। पहली बात, ज्यादातर ऐसा ही देता है, कभी भले ही बदल दे, आई ना बात समझ में। तो चलो आप इधर देख लो, तो आप देखो किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतने बार है। फिर कहता है 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट, है ना, कैसा है, विद्युत अनपघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में क्या किया गया है, घोला गया है। और जब घोल दोगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। तो कहता प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जब घोल दिया गया तब बन गया विलयन, और फिर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है पहले से। आप ध्यान रखिए कैसे, सुनो, जैसे कोई पतला द्रव है, पानी है, देखो इसमें पानी है, ये है ना, तो इसमें कुछ गाढ़ापन तो है नहीं, पतला है, हल्की सी धूप लगी तो ये क्या करेगा, वाष्पन करेगा, है ना बात समझ में। तो इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसमें कोई पदार्थ घोल दो तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसका वाष्पन कम हो जाता है, यानी ये उड़ता कम है, फिर ये बन जाता है विलयन। तो इसीलिए बार बार आप समझ लो, विलायक का वाष्प दाब अधिकतर हमेशा ज्यादा ही होगा, और जब विलयन बना दोगे तो उसका वाष्प दाब अपने आप घट जाएगा। आ रही ना बात समझ में। अब आप देखो, तो यहां पे देखो, अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल डब्लू देख लें, स्मॉल डब्लू कैसा है, ये देखो, जब हल करोगे तो ये देखो, स्मॉल डब्लू निकालो, ये क्या है, विलय का द्रव्यमान, और कोई विलय है उसका नाम नहीं दिया गया है। इधर सुनो, विलय है यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया है, कितना है 0.5 ग्राम, उस विलय का नाम नहीं है। अगर विलय होता तो फिर उसका यम निकाला जाता उसी से, आई ना बात समझ में। और वो पूछ क्या रहा है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान उसने दे दिया इतना, और कहता ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब है स्मॉल एम चाहिए तुम्हें, किस किस कह रहा है, ठोस क्या है, देखो ये 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट ठोस,
इसी ठोस का यम चाहिए, यानी विलय का यम चाहिए, अणुभार मोलर द्रव्यमान। आ रही बात समझ में? तो देखो ये W हो गया, यानी विलय का भार, और तुम्हें विलय का अणुभार बेटा चाहिए, ध्यान रखो ये सवाल में नहीं है ये, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये होता तो बेंजीन की तरह ये नाम इसका दे देता। आ रही ना बात समझ? नाम है नहीं है, कहता है कोई एक वाष्पशील विद्युत अनवधट ठोस है जिसका नाम नहीं दिया, है ना बात समझ में? इतने ग्राम। अब आप देखो कितने ग्राम बेंजीन में इसको घोला गया है, तो ये कैपिटल W बेटा हो गया, कितना हो गया? 39 ग्राम बेंजीन। अब यहां देखो उसने बेंजीन दे दिया C6H6, इससे हम कैपिटल M निकाल लेंगे। पहली बात तो हमें कैपिटल M उसने दिया है, देखो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78, अगर इसका निकालोगे तो वही आएगा ये यार। अब देखो तो कैपिटल M बराबर क्या लिखोगे, इधर देख लो कितना लिखोगे, 78 ये लिखोगे कैपिटल M। फिर इधर देखो कहता किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन विलायक है अब इस समय, तो बेंजीन का वाष्प दाब यानी P0 है ना, कितना है? 0.850। क्या दिया है? बार। ये दाब का मात्रक है। दाब के मात्रक देखो, बार होता है, एटीएम होता है, वायुमंडल भी होता है। आ रही ना बात समझ? इस तरह से MMHG भी होता है। इधर देखो तो इसके बाद PS देखो, इसको घोला गया होगा, इसमें घोलने के बाद बन गया विलयन। विलयन का वाष्प दाब ये है ना, देखो 0. कितना है? 845 बार। ठीक, अब हमें देखो सब कुछ मिल रहा है, सरल होते हैं सवाल। सिर्फ एक चीज इसमें से सुन लो, जो पूछेगा वो इसमें नहीं देगा, सवाल में वो नहीं होगा, और खुद ही सम्मान रख दो, सीधे कैलकुलेशन करना और कुछ है ही नहीं। अब आप देखो इस सूत्र में मान रखो, देखो P0 कितना है? 0.850 माइनस विलयन का वाष्प दाब 0.845। P0 कितना लिखोगे? 0.850। अब देखो स्मॉल w सवाल में है ना, क्या लिखोगे? 0.5। कैपिटल M देखो सवाल में है 78, कैपिटल W देखो है ना 39, स्मॉल m ये निकालना है। तो बताओ इसको घटाओ, इसमें कितना बचेगा? 0.005। अब देखो 0.850, अब ये 0.5 इंटू 78 39 इंटू M। 1 मिनट बेटा देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, इस M को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। इस M को हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे यही पता करना है। तो आप क्या करोगे, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी आपकी, 0.850 गुणा 0.5 इंटू 78 और बटे क्या करोगे? 0.005 इंटू 39। इसका कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ? अब ये कैलकुलेशन थोड़े बहुत बड़े बड़े होंगे। आ रही बात समझ? अगर इसका सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे, समझ रहे हो ना, तो हमारा टाइम टूटेगा, मतलब एक ही सवाल लग पाएगा। लेकिन अब आप इसको देखें जरा, सुनो यहाँ पे सुन लो, अगर 170 भी आए तब भी सही है, 106 आ रहा तब भी सही है,
दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है, जो भी आए तुम्हारा। ठीक है, किसी किताब में 170 लिखा, किसी किताब में 169 लिखा। देख लो कैलकुलेशन करके। हाँ, 70 आ रहा। ठीक है, 70 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चेक करो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ये एनसीईआरटी की किताब में भी है, अन्य किताबों में। एनसीईआरटी की किताब में 170 आंसर दे रहा है। ठीक है, ये यार चली जाती है लाइट। देखो सुनो, परीक्षा के समय भी सवालों के आंसर ऐसे ही रखे जाते हैं। आप इसका कहीं भी दूसरी जगह कैलकुलेशन अपना अलग कर लेना, चाहे यहाँ अलग करना, फिर आंसर कैलकुलेशन करके तब रखना आंसर वहां, क्योंकि काट छांट दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सवाल ऐसे लगाए जाते हैं जैसे गाइड में लगे होते हैं। गाइड में अगर काटा छाटी हो तो तुम समझ पाओगे फिर, या हम समझ पाए? देख लो, इसका 170 कर लो। ठीक है, 170। ये अणुभार का मात्रक कुछ नहीं लिखते हैं, इसलिए ऐसा ही है ना। लो 170 कर लो, अगर 170 आ रहा है तो। ठीक है, देखो 170 कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी तुम नोटा नहीं कर पाई। देखो अब ये सवाल है, देख लो, बिल्कुल सेम उसी तरह का। इधर देखो, बातें नहीं करो, जब हल करोगे इधर देखो, फार्मूला वही रहेगा। तुमको इसमें सब कुछ वही ढूंढना है। देखो क्या क्या ढूंढोगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, है ना। यहां देख लो, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। इसमें भी तुम्हें क्या निकाल रहा है, पदार्थ का अनुभार ही पूछ रहा है, समझ रहे। स्मॉल एम चाहिए तुम्हें। ये 100 ग्राम जल में, और ये देखो विलय का पदार्थ है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू दिया गया 18.1 ग्राम। यहाँ पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है, पदार्थ है इतना, और 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो 100 ग्राम जल में घोला गया तो विलायक का द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू ना। देखो कितना है, 100 ग्राम। फिर देखो घोल घोला गया, और विलयन का वाष्प दाब देखो 787 mm है, इसी को mm बोलते हैं ना। ये विलयन का वाष्प दाब है, ध्यान रखिए। विलयन, विलयन का वाष्प दाब हो गया पीएस, है ना। कितना है, mm। इंग्लिश में लिखते हैं तो mm लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो मिमी जो लिखा है। अब देखो फिर कहता है इसी ताप पर जल का वाष्प दाब। जल का मतलब हो गया विलायक का वाष्प दाब, और विलायक हो गया पी नॉट, है ना। कितना है वाष्प दाब, 92। देखो वो भी मिमी में है, ये भी मिमी में, mm, दोनों सेम है। अब देखो जल तुम्हें पता है, जल क्या है, विलायक। इसका मतलब है विलायक का अनुभार क्या है, कैपिटल एम। तो आप कैपिटल एम निकाल लो, तो जल का यहाँ क्या लिखोगे, अनुभार। तो जल का अनुभार कितना होता है, 18। अब तुम्हें स्मॉल एम चाहिए बेटा, है ना।
क्या चाहिए, स्मॉल एम, देखो लिखा है ये पदार्थ का अणुभार चाहिए, ये एम चाहिए, तो अब इस सूत्र में फिर मान रख दो, क्या दिक्कत है, सिर्फ कैलकुलेशन भारी है थोड़ा सा, आ रही ना बात समझ, और सब सरल है। देखो सवाल को ज्यादा घुमाता नहीं है, ये कितना लिखोगे 92, फिर पीएस कितना 87, फिर पी नॉट कितना लिखोगे 92, देखो स्मॉल डब्लू 18.1 एम, अणुभार 18, कैपिटल डब्लू देखो कितना 100 ग्राम, बस इसमें घटाओ कितना बचेगा 5, 5 बचेगा ना, 5/92, फिर ये देखो 18.1 इंटू 18, ये 100 है इंटू एम। अब फिर एम को क्या करोगे, बाहर निकालो, तो आप 92 ये ऊपर ले जाओ इंटू 18.1 इंटू 18 बटे, देखो ये 5 नीचे आ जाएगा बेटा इंटू 100, इसका कैलकुलेशन करोगे तो वही आंसर होगा, देख लो जो है। अब आप देखो 59.94, ये देख लो, इसको आप चेक कर लो और लगा लो, देख लो चेक कर लो, बताओ आ रहा कि नहीं।